चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हनीकॉम्बिंग इन कंक्रीट कंक्रीट के लिए बहुत ही बड़ा डिफेक्ट है। जैसे कि कोई बॉडी में एक बीमारी हो गई और अगर आप देखोगे तो जिस कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग हो जाता है, अगर उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया तो ईयर बाय ईयर बहुत सारे डिफेक्ट्स उसमें एडिशन होती रहती है और उसका स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, वो साल दर साल कम होती रहती है। यानी कि अगर हनीकॉम्बिंग आपके कंक्रीट में पाया जाता है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम वीक हो जाता है और कभी कभी उसी के कारण आपको स्ट्रक्चर का कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको हनीकॉम्बिंग जो है वो कंक्रीट से बहुत ही दूर रखना है, उसको प्रिवेंट करना है और कंक्रीट को होमोजीनियस बनाए रखना है। उसके लिए आपको साइड पे क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो पहला जो मैंने वीडियो बनाया था उससे पहला उसमें मैंने बताया था कि कौन से कॉजेज़ होते हैं जो क्रिएट करते हैं हनीकॉम्बिंग को कंक्रीट में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हनीकॉम्बिंग को प्रिवेंट करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं कुछ। तो सबसे पहली बात ये निकल के आती है कि कंक्रीट आपका जो है वो कोहेसिव होना चाहिए। अब कोहेसिव का मतलब क्या है? यानी कि आपके जो कंक्रीट के पार्टिकल्स है, जैसे सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गया, उस सारे पार्टिकल में अगर आप देखें तो जो कोर्स साइज पार्टिकल होते हैं उसके बीच में गैप होता है। वो गैप आपके जो फाइन पार्टिकल हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिलअप कर देने चाहिए और आपके जो कंक्रीट है उसको कोहेसिव बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर उसको चेक करना है तो कैसे करें? डेफिनेटली आपको साइट पे उसको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहना है। जैसे आपके कंक्रीट के बैचेस आते रहते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली चेक करना है। चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है, उस कंक्रीट में से आपको थोड़ा सा कंक्रीट लेना है और उसका एक बॉल बनाना है। अगर वो बॉल सही तरीके से बन जाता है तो समझ लीजिए कि आपका जो कंक्रीट है वो कोहेसिव कंक्रीट है। वर्केबिलिटी तो मेंटेन होनी ही चाहिए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका रेनफोर्समेंट कंजेशन जो है वो नॉर्मल है तो वहाँ पे आपको 75 mm और अगर कंजेशन थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको 150 mm का स्लम्प मेंटेन करना है, जिससे आपका कंक्रीट पेनिट्रेशन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाएगा। अब ये जो स्लम मेजरमेंट है आप एक बार कर लेते हो और जब कंक्रीट पोरिंग का टाइम होता है वहाँ पे स्लम मेंटेन नहीं होता है तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको जब भी कंक्रीट वहाँ पे पोर करना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम पे उसका जो स्लम्प है वो मेंटेन रखना चाहिए। तो स्लम्प अगर मेंटेन रखेंगे तो उसकी वर्केबिलिटी मेंटेन होगी और वर्केबिलिटी मेंटेन होगी तो आपका कंक्रीट पेनिट्रेशन बहुत इवनली होगा और हनीकॉम्बिंग के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि ज़्यादातर हनीकॉम्बिंग कहाँ पे होता है, वो होता है बीम टू बीम कनेक्शन है या फिर बीम टू कॉलम कनेक्शन है। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे आपका कंजेशन ऑफ रेनफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो उसके लिए ये टिप है कि आपको 20 mm साइज से ज़्यादा का एग्रीगेट यूज़ नहीं करना है अपने कंक्रीट में। और अगर कंक्रीट में आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसको भी आप प्रॉपरली मैनेज करते हो, यानी कि वर्केबिलिटी उस पोर्शन के लिए बहुत अच्छी रखते हो, तो हनीकॉम्बिंग होने के चांसेस वहाँ पे नहीं रहेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। अगर आपको कॉम्पैक्शन करना है तो आप वाइब्रेशन से उसका कॉम्पैक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाओगे। वाइब्रेशन देने के लिए आप वाइब्रेटर को यूज़ करते हो, मगर आपको पता रहना चाहिए कि वाइब्रेशन के लिए जो निडल होती है वो बहुत ही अलग अलग डायमीटर्स की मिलती है, यानी कि 25, 40 या 60 mm है, बहुत सारे वेरिएशन के साथ मिलती है। जैसा आपका स्टिल्ट का कंजेशन वैसी आपको नीडल यूज़ करनी चाहिए। मगर आमतौर पर साइड पे देखा गया है कि एक ही नीडल होती है और या फिर 2-3 होगी तो एक ही डायमीटर की होगी, उससे आपका जो प्रॉपर वाइब्रेशन और कॉम्पैक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरी ये चीज़ है कि जब आप फॉर्मवर्क
को बाहर से टैपिंग करते हो तो भी उसका जो पेनिट्रेशन ऑफ कंक्रीट है वो बहुत ही बढ़िया रहता है और आपका हनी कॉम्बिंग का चांसेस जो है कंक्रीट में बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसी जगह जहाँ पे रेनफोर्समेंट का कंजेशन ज़्यादा है उसके सराउंडिंग में और जहाँ पे बहुत सारे फिक्सचर्स जैसे इलेक्ट्रिकल फिक्सचर हैं, ऐसे बहुत सारे फिक्सचर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से कंक्रीट को पेनिट्रेट करना है और आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर 5% वॉइड्स भी वहाँ पे छूट गया तो आपका जो कंक्रीट है उसका स्ट्रेंथ 30% जितना डिक्रीज हो सकता है। और अगर बहुत अच्छा आपको होमोजेनिटी चाहिए कंक्रीट में तो आपके जो कंक्रीट का रेनफोर्समेंट है उसका जो कवर होता है, पिन्स होते हैं, स्पेसर बार होते हैं, उसको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कवर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आपका स्टील एक्सपोज हो जाएगा। अगर कवर नहीं है तो वहाँ पे जो वो स्टिकी मटेरियल है वो नहीं पहुँच पाएगा और वहीं से आपको जब फॉर्मवर्क खोलोगे तो आपको हनी कॉम्बिंग दिखाई देगा। और वो हनी कॉम्बिंग जिसमें आपको रेनफोर्समेंट बाहर दिखता है दैट इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर योर कंक्रीट। तो ऐसे जो स्पेसर्स है, पिन्स है, कवर्स है, उसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करना है। जैसे हर कोने में आपका जो फॉर्मवर्क लगाया हुआ है, आपके जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स है, उसके हर कोने में कंक्रीट इवनली पेनिट्रेट हो सके। और जब भी आप कंक्रीट का प्लेसमेंट कर रहे हैं यानी कि पोरिंग ऑफ कंक्रीट जब चल रहा है तो आपका फ्री फॉल है वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको मिनिमम फ्री फॉल पे काम करना है। जैसे आप सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट तो जानते ही होंगे, तो आपको सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट वहाँ पे अलाउ नहीं करना है। अगर सेग्रीगेशन हो गया तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट फंस जाएंगे और उसके आगे जो कंक्रीट जाना है वो नहीं जाएगा और आपको उसी जगह पे हनी कॉम्बिंग देखने को मिलेगा। तो फ्री फॉल जो है वो मिनिमम हाइट से आपको करना है। आप उसके लिए कोई भी हॉस पाइप है या फिर कोई भी आपका जो प्लास्टिक बकेट है वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको फॉल करा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो फॉर्मवर्क है वो एकदम सिल टाइट होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए। जैसे कि आपका कंक्रीट का स्लरी जो है वो अगर कंक्रीट में से उस कोई भी गैप है वहाँ से बाहर निकल गया तो वहाँ पे डेफिनेटली एग्रीगेट ही बच जाएगा और वहाँ पे हनी कॉम्बिंग पहले से ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए आपका जो फॉर्मवर्क है वो आप एकदम से सिल टाइट हो वो चेक कीजिए। अगर नहीं है तो आप उसको कुछ भी रख के उसको प्रॉपरली सिल टाइट कर दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पे स्टिल कंजेशन ज़्यादा है, जैसे बीम टू बीम कनेक्शन है, बीम टू कॉलम कनेक्शन है, फिक्सचर्स आपने जहाँ पे लगाए हैं, तो ऐसी सारी जगह पे जैसे कॉर्नर है तो वहाँ पे कंक्रीट का पेनिट्रेट होना, पहुँचना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ऐसी जगह पे अगर आपको पहले से ही लगता है, जब आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हो वहाँ पे लगता है कि अगर स्टिल कंजेशन ज़्यादा है, वैसे तो ज़्यादा स्टिल कंजेशन वाली जो डिज़ाइन है वो देनी नहीं चाहिए, मगर अगर आपको परफॉर्म करनी है तो ऐसी डिज़ाइन पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा सजेशन भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप नॉर्मल कंक्रीट की जगह पे आप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट यूज़ कीजिए या फिर एग्रीगेट साइज़ है वो आप 12.5 mm जितना रख सकते हैं। तो ऐसे एडवाइस या फिर सजेशन देने से भी हनी कॉम्बिंग को रोका जा सकता है। तो ये बहुत सारी टिप्स हैं जो आप साइट पे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि हनी कॉम्बिंग कैसे कंक्रीट में जनरेट होता है, उसके जनरेट होने के कॉजेज़ कौन कौन से हैं और उसको प्रिवेंट करना कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत ही अच्छे टिप्स मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही माइनर मेजर्स हैं जो आप अगर साइड पे लेंगे तो आपके कंक्रीट में हनी कॉम्बिंग डेफिनेटली नहीं होगा। तो फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में या फिर कोई और टॉपिक के बारे में आपका कोई भी कमेंट है, सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हम इस चैनल पे लेके आते हैं इस टेक टॉक वीडियो के माध्यम से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।